हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो सबसे पहले जैसा हमने प्लान किया था, डिस्कशन खत्म करते हैं कुछ ही मिनटों में और फिर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। शुरू करें क्या? जल्दी से आ जाए डिस्कशन में। मैं कुछ कॉमन डाउट बोलते चलूंगा, आप चेक करें। आपके डाउट है तो सुनेंगे, नहीं है तो भी अच्छी बात है। शुरू करते हैं बिग बॉक्स वन से। बिग बॉक्स वन में उसके पहले किसी इलस्ट्रेशन में डाउट है? आप बता दें। बिग बॉक्स वन उसके पहले किसी इलस्ट्रेशन में डाउट है? ऑलराइट। बिग बॉक्स वन में बच्चे मुझसे सवाल नंबर 8 डाउट पूछते हैं। डाउट है क्या किसी को? प्रॉब्लम नंबर 8, जल्दी जल्दी है, हाथ खड़े करेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं अपन बिग बॉक्स 2 में। उसके पहले किसी इलस्ट्रेशन में डाउट है? बिग बॉक्स 2 और उसके पहले किसी इलस्ट्रेशन में डाउट हो तो बताएंगे। बिग बॉक्स 2 का सवाल नंबर 2 बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं। डाउट है क्या? ऑल राइट। बिग बॉक्स 2 के बाद आते हैं बिग बॉक्स 3 के पहले इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन नंबर 22 बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 22। ऑलराइट। नहीं, जिन बच्चों के बस हाथ खड़े करते चले, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं, और है तो बस हाथ खड़े करना है। राइट, मैंने कहा ये डाउट कॉमन होते हैं तो मैं बताते चलूंगा। वो है तो हाथ खड़े करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 22 प्यारे बच्चों, अपने सामने सॉल्वेंट है H2O, अमोनिया और HF। राइट, उनमें पूछा है यहाँ पे किसमें सेल्फ आयोनाइजेशन होगा। याद करो, आप लोगों ने पानी का सेल्फ आयोनाइजेशन पढ़ा था, पढ़ा है। वाटर सेल्फ आयोनाइज होता है, आखिर क्यों? क्यों पानी टूट जाता है, आखिर क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप लोगों ने पढ़ा होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, पढ़ा है क्या? एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कोई पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर जब दूसरे पोलर के पास में आता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो शिफ्ट होता है, और जिसी के कारण से वहां पे होता है आयोनाइजेशन। क्या होता है? तो इस सवाल में आपसे पूछा था इनमें से वो कौन सा सॉल्वेंट है जहां सेल्फ आयोनाइजेशन होगा, तो हमें लॉजिक लगाना था सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर। तो अगर वो तीनों पोलर है तो आप कहेंगे तीनों में ही होगा, और आप सब जानते हैं अमोनिया भी पोलर है, उसका डायपोल मोमेंट आपने निकाला होगा। यस और नो? यस और नो? इसके बाद बिग बॉक्स 3 में बच्चा मुझसे सवाल पूछता है, सवाल नंबर 4। डाउट है क्या? बिग बॉक्स 3 का सवाल नंबर 4, जल्दी जल्दी हाथ खड़े करना है। सवाल नंबर 4 में प्यारे बच्चों हमसे उसने पूछा है, कौन सवाल बोल रहे हैं? सवाल नंबर 4। द प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2, उसका KSP दिया है, इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ। राइट, उसने कहा जब हम दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिलाएंगे तो बताओ कहां पे पीपीटी बनेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों कि अगर हमें पीपीटी बनाना है तो QIP मस्ट बी ग्रेटर देन KSP। यस और नो? अब आखिर हम QIP निकाले कैसे? तो जरा ध्यान से देखिएगा, जब भी आप CaF2 का QIP लिखेंगे, राइट, तो कैसे लिखेंगे? कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2F माइनस, और इसका QIP होगा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 प्लस इंटू F माइनस का होल स्क्वायर। बच्चा जल्दबाजी में कई बार होल स्क्वायर करना भूल जाता है और उसी कारण से उसका आंसर नहीं आता। सच्चाई में उसने बोला इक्वल वॉल्यूम, तो लास्ट में क्या करना होगा आपको? अपॉन टू भी करना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, 10 की पावर से आंसर आ जाता है। इज दिस क्लियर? ये था सवाल नंबर 4। बिग बॉक्स 3 का सवाल नंबर 5, अक्सर बच्चा मुझसे डाउट पूछता है। सवाल नंबर 5 में डाउट है क्या? बिग बॉक्स 3 का सवाल नंबर 5, हाथ खड़े करना है। बिग बॉक्स 3 का प्रॉब्लम नंबर 5, डाउट है क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 5 में स्टार बनाइएगा, बहुत प्यारा सवाल है, आपसे बन गया तो काबिले तारीफ है आप लिटरली। बिग बॉक्स 3 का सवाल नंबर 5 प्यारा सवाल है, सबसे बन गया है ना? बन गया है क्या? चलिए, अभी मैं यहाँ पे सवाल देख रहा हूं, कुछ ही देर में ऑनलाइन बच्चों से भी पूछ लूंगा, कुछ देर में लास्ट में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है? पहले वो डाउट सुन ले सभी लोग जो मैं कॉमन डाउट ले रहा हूं। बिग बॉक्स 3 तक। बिग बॉक्स 3 के बाद आता है बिग बॉक्स 4। उसके पहले इलस्ट्रेशन में किसी को डाउट है? बिग बॉक्स 4 के पहले इलस्ट्रेशन में किसी को डाउट है? ऑल राइट, बिग बॉक्स 4 का सवाल नंबर 2 बच्चा मुझसे डाउट पूछता है। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3, डाउट है क्या? बिग बॉक्स 4 का प्रॉब्लम नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। हाथ नहीं खड़ेंगे बताओ नहीं कर मैं, हाथ हाथ खड़े करेंगे तो ही बताऊंगा। बिग बॉक्स 4 का प्रॉब्लम नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। किसी को ऐतराज है? बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चा मुझे सवाल पूछता है बिग बॉक्स 4 का सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1। वो डाउट है क्या? देखो प्यारे बच्चों, जो H3BO3 है वो एक वीक एसिड है। कैसा है? वीक एसिड। होमवर्क तो सबने किया है ना यार? सबने किया है क्या? फिर बिग बॉक्स में टिक क्यों नहीं लगा है? एक्सरसाइज में दिख रहा है, बिग बॉक्स नहीं दिखा रहे? हाँ, सब बिग बॉक्स नहीं किया ऐसा, एक्सरसाइज सीधे किया है। खैर, तो बिग बॉक्स 4 का जो सवाल नंबर 3 है उसमें लिखा है BOH होल थ्राइस। पहचानिए ये है H3BO3, और H3BO3 मतलब एक वीक एसिड। कैसे पता वीक एसिड है?
आपको हमने 6 स्ट्रॉन्ग एसिड याद दिलाए थे, उन 6 के अलावा है, यानी ये वीक है। बोलो हाँ या ना। ऑलराइट, अब जो H3PO3 होता है वो एक वीक एसिड होता है और आप सबको बहुत अच्छे से पता है, हमने भी पहले डिस्कस किया था और आप आईओसी में भी पढ़ते हैं, वो H+ देता नहीं, OH माइनस आयन लेता है। यस और नो? यहीं पे बनता है BOH होल 4 माइनस, BOH होल 4, BOH होल 4 माइनस। तो जो H3PO3 है एक वीक एसिड है, राइट? उसने यहाँ पे OH माइनस आयन एक्सेप्ट किया, बना उसका कॉन्जुगेट। क्या बना? बफर कंडीशन क्या होती है? एक वीक एसिड होना, उसका कॉन्जुगेट होना, साथ में एक कैटायन भी होना चाहिए जो पानी से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो जो BOH होल 4 है ये फर्दर रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है B4O7 2 माइनस में, B4O7 2 माइनस में। मतलब ये उसका ही एक फॉर्म है जिसे आप आगे चल के बोलते हैं सोडियम के साथ बोरेक्स। क्या बोलते हैं? यानी जरा आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या वहां BOH होल ट्राइस लिखा है? लिखा है। क्या वीक एसिड है? B4O7 उसका कॉन्जुगेट है, साथ में कैटायन है, सारी कंडीशन फुलफिल है, यानी वो एसिडिक बफर है। स्टार लगा दीजिएगा, याद रखिएगा। बिगिनर बॉक्स 4 में और कोई डाउट बच्चा मुझसे नहीं पूछता है। उसके बाद आते हैं बिगिनर बॉक्स 5 में, है कि नहीं है? है। बिगिनर बॉक्स 5 में बच्चा मुझसे अक्सर सवाल कोई नहीं पूछता, इसमें नहीं, एक सवाल पूछता है, सवाल नंबर 5, बिगिनर बॉक्स 5 का प्रॉब्लम नंबर 5। डाउट है क्या? बहुत बढ़िया, पक्का नहीं है? बच्चा मुझसे एक सवाल और पूछता है, सवाल नंबर 7। डाउट है क्या? वो ऐसे मुझसे पूछता है, सर हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। वीकेस्ट, तो उसका लॉजिक लगाया, हमें साहब कॉन्जुगेट बेस वीक चाहिए, कॉन्जुगेट बेस, तो उसका जो पेरेंट होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। वो इन सभी ऑप्शन को देखता है तो कहता है पानी तो नहीं है, HCl वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है, सर ने में 6 याद कराया था, उसके अलावा HF वो भी एक वीक एसिड है। अब वो डाउट में इसमें आता है कि साहब ये सबके सब वीक है तो पता कैसे करें? ये सबके सब वीक है तो याद करें जो HF होता है वो एक मिनरल एसिड है। बोलो हाँ या ना। मिनरल एसिड वीक एसिड नहीं है, HF इतना वीक नहीं है जितना फॉर्मिक एसिड है, जितना एसिटिक एसिड है, वो तो उन सब में सबसे वीक था। समझ पा रहे हैं क्या? मतलब वो वीक है मगर इतना भी वीक नहीं है यार, वो मिनरल एसिड है और मिनरल एसिड वीक नहीं होते हैं। इज दिस क्लियर? यानी मैं ऐसे कहूंगा HF HCl HBr HI सबने पढ़ा है। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है? HI, HBr HCl, सबसे लास्ट में कौन आता है? HF। तो HF वीक एसिड जरूर है, तुलनात्मक रूप से वीक है, दुनिया में सबसे वीक एसिड में से नहीं है, वो मिनरल एसिड है और वो अपने आप में स्ट्रांग है। हाँ उतना नहीं जितना बाकी है मगर वो स्ट्रांग है। इज दिस क्लियर? इसके बाद प्यारे बच्चों आते हैं एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 में 17 तक मुझसे कोई डाउट नहीं पूछा जाता, फिर भी हो तो बताएं। 17 तक बहुत बढ़िया। अब जो डाउट कॉमन है वो बोल रहा हूं मैं, है ना, सुनते चले। 24 वाला किसी का डाउट है क्या? बहुत बढ़िया। 28 वाला किसी का डाउट है क्या? 24, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है 24, जिसने पूछा है उसके लिए हिंट है वो क्लास नोट्स को रेफर करे। फिर भी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, कैसी बातें करें, आयनिक प्रोडक्ट KW के दुनिया भर के एक्सप्रेशन हमने पढ़े थे। क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे? रिवाइज किया था? ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर सर आपने ऐसा क्यों बोला, बच्चे पूछते हैं, हमें ट्रैप करा दिया फालतू में। सवाल नंबर 28, 28, 24 नहीं बताऊंगा, फिर से ट्राई करें, नहीं बनता तो क्लास के बाद पूछेगा, मुझे लगता है बन जाएगा, सिंपल थ्योरेटिकल सवाल है। 28 क्या डाउट है? 28, 28 जिनका डाउट है उनके लिए भी सलाह है वो नोट्स पढ़ें, हद घटिया सवाल है। मुझे बता दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सवाल नंबर 28 के फोर्थ ऑप्शन में आता हूं। एट 298 केल्विन द नंबर ऑफ H+ आयंस इन अ लीटर ऑफ वाटर इज। क्या हमने H+ आयन के नंबर निकाले थे और आपको हमने प्रॉपर नंबर निकालना सिखाया था? बोल दो कैसा था? मोलैरिटी इनटू एवोगैड्रो नंबर। यार बोलो हाँ या ना। 1 लीटर में कितने H+ के मोल हैं? 10 की पावर -7 इंटू Na किया था। ये भी आपके कॉपी में लिखा है, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की फुर्सत कहां है, रिवाइज करने की फुर्सत कहां है। खैर, सवाल नंबर 28। उसके बाद आते हैं, अक्सर जो बच्चा मुझसे सवाल पूछता है, सवाल नंबर 43। है डाउट किसी का? पूछ ले, अरे पूछ तो ले, बता दे किसी का डाउट है। अगर किसी का डाउट है उसके लिए सलाह है, ये मैंने सवाल क्लास में कराया है। उसके बाद 48 तक कोई डाउट और नहीं पूछा जाता, फिर भी हो तो बताइएगा। उसके बाद बच्चा मुझे सवाल पूछता है, सवाल नंबर 54। 54 डाउट है, प्रॉब्लम नंबर 54। सच में कर लिया आपने यार? वाह यार, आपने यानी कि सारे सवाल कर लिए हैं। 54 वाला डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चा मुझसे डाउट पूछता है सवाल नंबर 64। 64 जिन बच्चों का डाउट है सवाल नंबर 64, मैंने क्लास में सवाल कराया था PBI2 वाला। अरे बोलो ना,
अगर कभी प्रिंट में लिखा हो PbCl2 तो बच्चों को पता नहीं चलता Cl2 है कि I2 है, तो उनके लिए सलाह है वो C हटा दे, क्लास वाला सवाल बन जाएगा। नहीं समझ पाए? मैंने क्लास में PbI2 का सवाल कराया था, ये ना कहने नहीं कराया था। अरे बोलो ना। तो मान ले प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, अब देखो Cl में L दिख रहा है कि वो I दिख रहा है, पता थोड़ी चलता है। अरे प्रिंटिंग में थोड़ी, वो तो C के साथ आपको L दिख जाता है। अरे समझ पा रहे हैं क्या? खैर, तो आप बेटा वहां पे C हटा दे, देखो आपको बिल्कुल क्लास वाला सवाल लगेगा। हटा दिया? कुछ सच में हटा दिए क्या? अरे हटाने का मतलब नहीं समझेगी। उन्हें लग रहा सर ने करेक्शन करा दिया। अरे मैंने करेक्शन नहीं कराया है, मैंने इस सवाल को क्लास में किए गए सवाल के जैसा बना दिया है। ऐसे तो डाउट पूछते हैं आप यार। चलिए 70, एक बच्चा मुझसे डाउट पूछता है सवाल नंबर 65। कुछ कह रहे हो कि साहब सही बताओ, पूछे कि ना पूछे? यार अब कैसे सवाल पूछे बताइए? सवाल नंबर 65 वाला डाउट है क्या? 65 सवाल नंबर 65 बाद बच्चा मुझसे अगला सवाल पूछता है 76 वाला। 65 वाला डाउट है? सवाल नंबर 65 में प्यारे बच्चों सवाल दे रखा है, एक सॉल्ट है M2SO4, उसका KSP इतना दिया है, the maximum concentration of M plus ion that could be attained in a saturated solution of this solid। मुझे बता दें मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या सॉल्युबिलिटी के बराबर होगा? गलत, M के लिए वो 2S के बराबर होगा। जब आप S निकालोगे बाद में 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तो M2SO4 का हमें KSP दे रखा है, बोलो हाँ या ना? क्या आप मुझे दन से M2SO4 का KSP का एक्सप्रेशन बता दोगे? 2 की पावर 2 into 1 कितना? 4s क्यूब। बहुत बढ़िया, तो 4s क्यूब बराबर दिस, 4 से डिवाइड करो, कितना बढ़िया नंबर है। उसके बाद क्यूब रूट लेना है, सॉल्व ही नहीं करना चाहते हैं, वहां से s आएगा, इंटू 2 करेंगे 2s आएगा। 76 वाला डाउट है क्या? 76 बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चा जो मुझसे डाउट पूछता है प्रॉब्लम नंबर 81। 81 डाउट है क्या? बहुत अच्छे, आपने नहीं पूछा क्योंकि आपको ढंग से याद है बे क्या है बा क्या है, बोलो हाँ या ना? तो अगर वो याद है तो कंफ्यूजन नहीं आता यार। अरे यस और नो? चलिए उसके बाद आते हैं अपन सवाल नंबर 102। 102 डाउट होता है बच्चों का? नहीं 102 होगा। अरे होगा होगा पक्का। ये डिस्कशन रखा क्यों फिर? 107 तक। 109 वाला आपका पक्का डाउट होगा। 109 जिन बच्चों का डाउट है 109 उनके लिए एक सलाह है, क्या आप सबको ये पता चल गया कि जो सॉल्यूशन है वो बफर है? 109 मैं एक्सरसाइज बन के सवाल नंबर 109 पे आ चुका हूं। हेलो, अभी मैं वो डिस्कशन कर रहा हूं जो कॉमन डाउट है, इसके अलावा कुछ बचते हैं तो आपको लास्ट में ऑप्शन दिया जाएगा बोलने का एक बार, ठीक है क्या? जरा सुनिएगा, 109 वाला हमारे सामने बफर है, एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है। तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला सबको याद है? pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, यस और नो? आओ देखते हैं, अब जरा सुनिएगा ध्यान से। पूछा हाउ मच वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, सर ने कहा था यहाँ कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं और यहाँ पे मोल भी लिख सकते हैं, यस और नो? मैंने तुरंत सोचा भाई साहब यहाँ पे मोल लिखते हैं, मोल का ख्याल क्यों आया? क्योंकि मुझे सवाल में दिया था मोलैरिटी और मुझसे पूछा था वॉल्यूम। क्या पूछा था? वॉल्यूम। और हम सब जानते हैं n बराबर m इंटू वी होता है, यस और नो? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्जुगेट आयन के मोल्स लिखे। तो मोल्स कैसे लिखूंगा? 0.1 इंटू वी, और यहाँ पे वी कैसे लिख दो, कितना दे रखा है? 0.05 इंटू, कुछ एरर हो तो बताना है ना, इंटू 50, सही है क्या? अब याद रखना इसे आपने ml में लिखा है तो ये भी किस में आएगा? ml में। ऑप्शन किस में है? ml में, चलेगा। हेलो, क्या आगे आप इसे सॉल्व कर लोगे? जिसने मुझसे पूछा था सवाल नंबर 109, चलेगा? चलेगा। इसके बाद बच्चा मुझसे एक सवाल पूछता है, सवाल नंबर 117। 117 डाउट है क्या? अगर किसी बच्चे का डाउट है उसके लिए हिंट है, डिक्टो यही कंसेप्ट लगाना है। 117 और 109 सेम कंसेप्ट पे हैं। चलेगा? सच बता दो कितने बच्चों ने होमवर्क किया है? सच बता दो कितने बच्चों ने मॉड्यूल किया है? सच में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा 117 के बाद 136 तक कोई डाउट नहीं आता, मतलब नहीं पूछा गया, उसी बेसिस मैंने एक लगा रखा, भाई ये पूछा जाता है एंड ऑल दैट। 136 तक कोई दूसरा डाउट नहीं आता, आते हैं तो अभी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद अगला सवाल जो बच्चा मुझसे डाउट पूछता है वो है 137। 137 डाउट है किसी को? 137 डाउट है क्या?
बहुत बढ़िया, 138 जरूर डाउट होगा। अब जो 138 डाउट है उसके पीछे वजह क्या है, आप सवाल समझ नहीं पाए हैं। बड़ा प्यारा सवाल है लेकिन आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। जिस तरीके से आपने सीखा है ये सवाल आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था यार। आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। प्यारे बच्चों, मेरे पास दो सॉल्यूशन है, राइट। सबसे पहला है CH3 CONA। मैं सवाल नंबर, कौन सवाल बेटा, 138। सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने आपसे हमेशा कहा था जब भी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन आए, क्या है, तो आपको पता करना है कि जो नया सॉल्यूशन है वो बना किसका है, क्योंकि जो हम मिलाते हैं कई बार वो अंदर नहीं पाए जाते हैं। अंदर पाया क्या गया, इसे करना होगा पता, इसे करना होगा। आओ पता करते हैं। तो CH3CONA प्लस HCl को मिला दिया, बोलो हाँ या ना। अब ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों के आपस में होगी रिएक्शन और प्यारे बच्चों बताओ क्या बनेगा, CH3COH प्लस NaCl। यस और नो। क्या मुझे इन दोनों के मोल दे रखे हैं, इसका एक मोल, इसका एक मोल। तो जब रिएक्शन होगा 0-0, ये कितना बनेगा 1 और ये कितना बनेगा 1। ये है और नहीं है, बात बराबर है। यानी जो पहली सिचुएशन है, क्या उसमें केवल वीक एसिड है, और वीक एसिड का पीएच निकालने में हम सब माहिर हैं, यस और नो। इसका पीएच निकालना है तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सबने H+ का कंसंट्रेशन निकाला होगा। H+ का कंसंट्रेशन नथिंग बट √K/C, यस और नो। अभी यहाँ पे छोड़ के चलते हैं, ठीक है, करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अब आते हैं सेकंड केस में। उसने कहा CH3CONA प्लस 1 मोल एसिटिक एसिड, CH3CONA प्लस 1 मोल, क्या वो सेकंड सोल्यूशन बफर का बना है। अब जब बफर का सोल्यूशन बना है तो मेरे जहन में दन्नत से फॉर्मूला आ गया, सबको फॉर्मूला याद है, पीएच बराबर pKa प्लस, यस और नो। क्या ये पूरा पूरा फैक्टर 0 होगा, क्योंकि log 1 कितना होगा 0, इसका भी एक मोल, इसका भी एक मोल, 1 1 1 और log 1 0, यानी उसे देखने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो सेकंड है उसका पीएच हो चुका है pKa, बोलो हाँ या ना। अब मैंने मनी मन सोचा यार वहां पीके है, यहां भी वो तस्वीर ना देखे, तो मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये बन गया माइनस लॉग के। क्या बन गया, हमसे पीएच का रेशियो पूछा है कि H+ का रेशियो, हमसे किसका रेशियो पूछा है, पीएच का। तो मैंने पीएच को पीके को लिख दिया माइनस लॉग के। किसी को आपत्ति है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे भी पीएच लेता हूं, राइट। तो पीएच के लिए मुझे लिखना होगा माइनस लॉग H+, हाँ या ना। और जब मैं इधर भी लूंगा माइनस लॉग, उधर भी लूंगा माइनस लॉग, तो आपके सामने जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा कितना, माइनस हाफ लॉग के। और लॉग सी यानी लॉग 1 कितना हो जाएगा 0। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, ये कितना हो जाएगा 0। क्या यहाँ पे माइनस हाफ लॉग के बचा, यहाँ पे माइनस लॉग के बचा, दोनों को डिवाइड करोगे, क्या लॉग के कैंसिल होगा। आंसर आप सबके सामने, बोलो कितना। नहीं समझ पाए, आसान था। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, आपके नीट में सवाल कठिन दिख सकता है मगर कठिन होगा नहीं, याद रखिएगा, कठिन होगा नहीं, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चा मुझसे सवाल पूछता है, इसे लिख ले, सवाल नंबर 140। डाउट है क्या, बहुत बढ़िया है। इसके बाद मुझसे सवाल पूछता बच्चा 141, डाउट है क्या, बहुत बढ़िया। क्यों डाउट नहीं होना चाहिए, क्लास में कराया है। देखो यार बफर सॉल्यूशन है और इसमें जो आपने सब्सटेंसेस ऐड किए हैं उनका अमाउंट ज्यादा है। अगर बहुत बहुत थोड़ा होता तो भी ना के बराबर होता, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें मिला है पानी, और आप सब जानते हैं डाइल्यूशन से बफर का पीएच बदलता, हेलो, बफर का पीएच कितने कारणों से नहीं बदलता, थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा बेस या डाइल्यूशन, याद आया। इसके बाद बच्चा मुझसे सवाल पूछता है 163 डाउट है क्या, प्रॉब्लम नंबर 163 डाउट है। जिन बच्चों को डाउट है उनके लिए हिंट है, जरा ध्यान से रिएक्शन को देखें। HF प्लस HCl से क्या बना, H2Cl प्लस F माइनस। रिएक्शन देख के बताओ, रिएक्शन देख के बताओ एसिड कौन है, रिएक्शन देख के बताओ बेस कौन है। अब ये मुझे पता चल गया रिएक्शन देख के, तो HF के नीचे लिखो A, HCl नीचे लिखो B, लिख लिया। अब अपने पुराने ज्ञान को याद करो, ये दोनों पहले एसिड हुआ करते थे कि बेस, तो उनका रूल क्या कहता है, जब दोनों एसिड होंगे तो बोथ विल बी वीक, तो लिखो WA WB। क्लियर है, आगे कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, कोई नहीं, 165। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है, सवाल नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। मुझे बताओ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड वो क्या करता है, H+ देता है कि नहीं देता। आपको देखना है इनमें से कौन H+ देने की कैपेसिटी रखता है। अगर थर्ड दे दिया तो बनेगा ऑक्साइड आयन, हाँ या ना। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, सबसे जल्दी इजिली रिप्लेसेबल H+ कहां होगा, तो हम बेस्ट ऑप्शन क्या चुने। कल को मान लो वो ना होता, हम क्या चुनते, कल को वो ना होता सेकंड ऑप्शन, तो क्या चुनते,
शायद वो मजबूरी में चुनते हैं। आप सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कब कौन सा बॉन्ड टूटेगा उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं? यस और नो? प्योर आयनिक के सवाल नहीं है, थोड़े थोड़े आईओसी के भी सवाल लास्ट में थ्योरी में मिक्स है, तो लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के लॉजिक अपने सवाल पूछते हैं। बोलेंगे आपके डाउट क्या है 185 तक? अब आप डाउट बोलिएगा अपने, पीछे चलते हैं। हाँ 159 159 पीछे चल रहे हैं 185 से। अभी कॉमन डाउट लिया एक्सरसाइज 1 की। अब आप अपने डाउट बताइए जल्दी से। पेज नंबर 188 और 189 में कोई और डाउट? 183। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है, सवाल नंबर 183, जरा सुनिएगा। 183 जल्दी से आ जाए। आगे क्या सब लोग? अरे आगे क्या? आपने होमवर्क किया ही नहीं है बेटा, किया है क्या? 183 NH4++ सल्फाइड आयन से बना NH3+HS-। NH3 एंड सल्फाइड आयन आर अ ग्रुप ऑफ, कैसी बातें कर रहे हैं? 183 में आपके सामने रिएक्शन लिखिए, लिखिए क्या रिएक्शन देख के बताओ। NH4+ से क्या बना है? तो NH4+ से NH3 बनना, H+ देना कि H+ लेना? H+ देने वाला कौन है? हेलो, मैंने आप सबको पेज नंबर 168 से 175 पढ़ने को बोला था, क्या उसी दिन घर जाके पढ़ाई करी थी पेज की? बोलो ना। होमवर्क नहीं किया होगा मान ही नहीं सकता हूं मैं। आप रूल तोड़ेंगे तो फिर चीजें ब्रेक होंगी, रूल नहीं तोड़ सकते, रिमेंबर इट। जरा सुनिएगा, NH4+ से बना NH3, ये एसिड हुआ कि बेस हुआ? H+ दे दिया तो NH4+ क्या हो गया? एसिड। उसने मुझसे अमोनिया के बारे में पूछा है, अब लिखो रिएक्शन। मैं रिएक्शन लिखूं क्या बोर्ड पे? आओ देखते हैं। आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पर, बोर्ड पर, बोर्ड पर। जल्दी से देखेंगे, जल्दी से, जिन्होंने किया नहीं किया दोनों लोग। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिख दी, NH4++, हल्का सा एक मिसिंग लिंक है, जरा सुनिएगा सभी लोग। NH3+HS-। देखो देखो देखो, बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे। NH4+ से क्या बना? ये एसिड हुआ कि बेस हुआ? अब सल्फाइड आयन ने H+ लिया कि H+ दिया? ये मुझे दिखता कैसे है? ये रिएक्शन काहे को लिखी? टाइम पास करने के लिए। हाँ H2- से क्या बना? HS-। H+ लिया कि दिया? एसिड की बेस। अब आते हैं कौन वीक कौन स्ट्रॉन्ग में। अच्छा मुझसे वीक स्ट्रॉन्ग पूछा है क्या? पूछा ही नहीं है, काहे को दिमाग लगाएं। हेलो, अब देखते हैं। ये हुआ एसिड, ये हुआ, तो क्या उसका कॉन्जुगेट बेस होगा? ये हुआ बेस, तो क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। एक मिनट जरा सुनिए, हाल में मुझसे क्या पूछा है? अमोनिया एंड सल्फाइड। अमोनिया क्या है और सल्फाइड क्या है? समझ पाए क्या? तो उसने मुझसे पूछा है अमोनिया एंड सल्फाइड आयन आर अ ग्रुप ऑफ। हेलो, 183 के बाद सॉरी, सबसे पहले एसिड। एसिड एक बताओ, एसिड हाइड्रोनियम आयन देता है कि H+ आयन देता है? पर पानी के अंदर क्या होता है? पर एसिड क्या देता है? तो मैंने कहा एसिड क्या दे रहा है, H+ आयन कि हाइड्रोनियम आयन? कंफ्यूजन क्या है? ठीक है, एसिड की बात कर रहा है ना वो। चलिए 181, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है 181, which one of the following is strong Lewis base and Bronsted acid and Bronsted base? हाँ बोले। PS3 नहीं हो सकता। क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं? आपसे पूछा स्ट्रॉन्ग लुइस बेस एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस, मतलब मुझे ये तीनों कंडीशन देखनी है किस मॉलिक्यूल में है। स्ट्रॉन्ग लुइस बेस में आते हैं तो लोन पेयर होना चाहिए। एक मिनट, लुइस बेस की आपको कुछ कंडीशन बताई थी क्या? लोन पेयर होना चाहिए, लिगैंड होना चाहिए, हाँ या ना? अब उसने हमसे पूछा है कि लुइस बेस होना चाहिए, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड एसिड, अब ब्रॉन्स्टेड H+ देना चाहिए और ब्रॉन्स्टेड बेस H+ भी लेना, बोलो हाँ या ना? हमने क्या किया, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए। आपका डाउट है PS3, PS3 मुझे बताएं क्या PS3 H+ दे सकता है? बोले ना। एक मिनट, H+ सकता, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। आपसे बोला है वो जो मॉलिक्यूल है वो लुइस बेस भी होना चाहिए, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होना चाहिए और ब्रॉन्स्टेड बेस भी होना चाहिए। तो एक एक ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ तीनों में होना, सब तीनों कंडीशन एक में होना चाहिए। आपने कहा PS3 लोन पेयर है, मतलब लुइस बेस है। अब देखो ना आगे, क्या वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है? क्या वो ब्रॉन्स्टेड? तीनों कंडीशन एक मॉलिक्यूल में होना चाहिए। अब देखते हैं। फिर उसने कहा ऑप्शन नंबर 1 अमोनिया पकड़ते हैं। अमोनिया के पास क्या लोन पेयर है? अब क्या सुनना, नाइट्रोजन के नीचे कौन है? फास्फोरस, हाँ या ना? अब उसने मुझसे कहा लुइस बेस भी हो, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी हो, ब्रॉन्स्टेड बेस भी हो। ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब H+ देना कि H+ लेना? क्या अमोनिया H+ दे सकता है? ले सकता है। अमोनिया क्या H+ दे सकता है इफ देयर इज रिक्वायरमेंट? और शायद आपने ऐसी कोई रिएक्शन पढ़ी हो जब अमोनिया से आपने NH2- बनाया हो, बोलो हाँ या ना? अब जरा सुनना, बच्चा मुझसे कह सकता है सर ये काम तो मैं PS3 में भी करा सकता हूं,
ये काम तो PS3 में भी करा सकता हूं। अब आपको थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का लॉजिक लगाना पड़ेगा। नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है? फास्फोरस। मतलब दिस इज नॉट कोर आयोनिक, ओके, यहाँ पूरी केमिस्ट्री चलती है, तो आपको थोड़ा OC भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा IOC भी लगाना पड़ेगा, वो मिक्स करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चा मुझसे कहता है PS3 क्यों नहीं, नीचे कौन है? फास्फोरस। अब जरा दिमाग लगाना, फास्फोरस जो है उसके पास लोन पेयर तो है, वैकेंट d ऑर्बिटल तो है, लुईस बेस की सारी खासियत है। PS3 क्या H+ देना चाहेगा? जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, आपने ऐसा पढ़ा होगा, शायद बेसिक नेचर बढ़ेगा, उसका टेंडेंसी घटेगा, बोलो हाँ या ना। तो मुझे बेस्ट ऑप्शन चुनना है, मैं क्या चुन के जाऊंगा? अमोनिया। इज दिस क्लियर? डोंट थिंक इट्स कंप्लीटली आयोनिक, आपको थोड़ा सा IOC थोड़ा सा OC भी यहां लगाना पड़ सकता है, जो कंसेप्ट आपके बेसिक बनाए जाते हैं। चलिए, उसके अलावा पेज नंबर ये हो चुका, फिर आते हैं इस पेज में, पेज नंबर 187। एनी डाउट? 159 159 द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द वीक एसिड इन द रिएक्शन। आइए देखते हैं सवाल नंबर 159। आओ पूरी क्लास एक बार मिलके करते हैं सवाल को। 159 सवाल हमसे कह रहा है प्यारे बच्चों, HBr प्लस H2O से बना है SO प्लस प्लस Br माइनस। क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? आओ देखते हैं, मुझे बताओ रिएक्शन देख के, H प्लस किसने दिया है? अरे क्लास में यार, क्लास में देखो ना, H प्लस किसने दिया है? मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज। H प्लस किसने दिया? एसिड कौन होगा? H प्लस किसने लिया? बेस कौन होगा? अब देखते हैं, वीक वीक पूछा है कि नहीं पूछा है? पूछा। वीक एसिड भी देखना पड़ेगा। अब बताओ, HBr पानी के साथ में, एसिड साथ में? अपना ज्ञान लगाए कि ना लगाए? अब याद करें अपना ज्ञान, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड होता था, वीक एसिड ये हो गया स्ट्रॉन्ग, तो पानी कैसा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। अब इसका कॉन्जुगेट क्या ये होगा? एसिड कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट वीक, बेस का कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट वीक। क्या बताऊं यार, नहीं समझे? ये था सवाल नंबर, कौन सा था ये? 159। और बताइए 187 में और कोई डाउट? एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा है, सवाल नंबर 161। ये नहीं बताऊंगा यार ना। क्यों नहीं बताऊंगा? आप सबने खूब लुईस एसिड पढ़े हैं, वेयर इज द मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, वेयर इज न्यूक्लियर डेंसिटी, दुनिया भर की चीजें पढ़ी हैं। डोंट डू दिस। ये मत सोचो कि ये कंसेप्ट और कहीं नहीं है, और भी तो लगाने ना कंसेप्ट। एक बच्चे ने सवाल पूछा है 161, Mg2+ इज डॉट 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 देन Al3+, कहां मोर पॉजिटिव चार्ज है? तो फिर आगे सोचो, आपसे क्या पूछा, कौन ज्यादा लुईस एसिड होगा? लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, नहीं चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना, आपने पूरा, आपने न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी जैसे वर्ड भी सुने होंगे, तो बहुत कुछ पढ़ा है आपने, समझ पा रहे हैं क्या? हेलो, उसके बाद पेज नंबर 186। मैं फिर हिंट देता हूं, एसिड एंड बेस में आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा OC का, थोड़ा सा IOC का भी लगाना पड़ेगा। डोंट थिंक सब कुछ यहां बताया जाएगा, ठीक है? 186 पेज में एक बच्चे में सवाल पूछा 143। हाँ, उसने कहा मेरे पास दो बेस है, एक का पीकेबी दूसरे से ज्यादा है, सेकंड का पीकेबी ज्यादा है, मतलब उसका KB2 छोटा है, तो जिसका केबी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस, यानी पहला वाला स्ट्रॉन्ग बेस। मैक्सिमम पीएच बोला तो है, इनमें से कौन मैक्सिमम पीएच शो करेगा? जो ज्यादा बेसिक होगा, जो कम बेसिक होगा? सॉरी, डज नॉट शो मैक्सिमम पीएच। इनमें कौन मैक्सिमम पीएच शो नहीं करेगा? मतलब कौन मिनिमम शो करेगा? तो कम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर मेरे बच्चे, मैक्सिमम पीएच भी तो कंपैरिजन वर्ड हो गया ना। मैक्सिमम किससे मैक्सिमम सोच रहे हो आप? किसकी तुलना में मैक्सिमम है? आपकी तुलना में, मेरी तुलना में। मैक्सिमम वर्ड का मतलब क्या है? कंपैरेटिव, राइट? तो दोनों में ही तो कंपेयर करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है? हाँ, इसके अलावा और कोई डाउट? पेज नंबर 186, एक्सरसाइज 1 क्लोज कर रहे हैं, अब आज के लिए इतना डिस्कशन करते हैं, ठीक है क्या? ठीक है क्या? अच्छा, मैंने आप सबसे कहा था सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन भी हैं, क्या आपने उसकी हेल्प ली थी थोड़ी बहुत? चलिए बाकी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए, जो बाकी डाउट है वो क्लास के बाद पूछिएगा, क्योंकि टाइम हो चुका है। डिस्कशन अब जो बाकी होगा वो 1:10 के बाद करेंगे। चलिए, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए प्यारे बच्चों, क्या लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक मॉडल पे डिस्कशन शुरू कर दिया था? थॉमसन मॉडल हो चुका था, रदरफोर्ड मॉडल हो चुका था, आपको क्या क्या याद रखना था बता दिया है। मैं फिर दोहरा दूं एक बार प्यारे बच्चों, थॉमसन रदरफोर्ड बस मैंने डिस्कस कर लिया इस बात के लिए कि आपके दिमाग में रहे।
लेकिन मैंने फिर कहा था और फिर कहता हूं कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो कहां शुरू होता है? बोर से। और उसी की हमें सारी बातें करनी है, वहीं पे सारे कंसेप्ट है, वहीं पे सारे सारे सवाल है। इज दिस क्लियर? आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल, जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या नाम है? शुरू करें क्या? चलिए प्यारे बच्चों, हुआ क्या? तो कहानी कुछ ऐसी चल रही थी। पहले थॉमसन का मॉडल आया, फिर आया रदरफोर्ड का। किसका आया? Rutherford was unable to explain why electron does not dip inside the nucleus. बोलो हाँ या ना? इस चीज को रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे। उसी समय मार्केट में एक थ्योरी आई, एक मॉडल है, इसका नाम था बोर। क्या नाम था? इन्होंने अपना मॉडल दुनिया के सामने रखा। आइए समझते हैं उन्होंने क्या कहा। तो इनका जो मॉडल है प्यारे बच्चों, इनके कुछ पोस्टुलेट्स पे आधारित है। इनके पोस्टुलेट्स क्या थे? बड़े सिंपल सिंपल पोस्टुलेट्स थे। इन्होंने कहा, सब लोग बैठे थे वहां, थॉमसन बैठे थे, रदरफोर्ड बैठे थे, ठीक है, केवल नाट्य रूपांतर है, जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा, जरा सुनिएगा, बोर बोलना शुरू करते हैं। कौन बोलना शुरू किया? बोले मेरे मॉडल में बीचों बीच न्यूक्लियस है। बीचों बीच रदरफोर्ड ने कहा मेरे में भी था। बोले मेरे मॉडल में यहां पे घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने कहा मेरे मॉडल में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, ठीक वैसे जैसे कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी। रदरफोर्ड ने क्या बोला? कमी कहां थी? फिर कमी यहां नहीं थी। बोर ने क्या बोला, जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन जिस जगह घूम रहा है, जिस जगह यहां पे घूम रहा है, इसका उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? इसे उन्होंने कई नाम से पुकारा और धीरे धीरे करके हम इन सभी नामों का मतलब भी सीखेंगे। इन्होंने कभी इसे बोला ऑर्बिट, तो कभी इन्होंने बोला स्टेशनरी स्टेट। क्या बोला? आप सब ने शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम सुना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जब चार्ज है, स्टैटिक जब चार्ज है रुका हुआ। इन्होंने बड़ी विवादास्पद बातें करी। एक तरफ तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन जब इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी माना। क्या माना? जो शायद सही नहीं था। एक तरफ तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने बैठे तो बोले मान लो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है। क्या बोले? मान लो। जो कि शायद उन्होंने अपनी ही बात को काटने की कोशिश करी। यस और नो? लेकिन ऐसा ही उनका मॉडल था और इसीलिए उन्होंने कहा यह है स्टेशनरी स्टेट। क्या बोला उन्होंने? इसे कई बार उन्होंने स्टेशनरी स्टेट बोला, तो कई बार उन्होंने कहा यह है एनर्जी लेवल। क्या है ये? क्या है ये? हमने उनसे पूछा, हमने, मेरा मतलब है थॉमसन रदरफोर्ड ने, सर आपने इसे एनर्जी लेवल क्यों बोला? बोले समझना यार, ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर किसी ऑर्बिट में है, अगर किसी, तो वहां इसीलिए है क्योंकि वहां रहने लायक है। या ऐसे बोलो कि वो वहां है क्योंकि वहां रहने लायक है, ये वो रहने लायक था तभी वहां है। मैंने कहा साहब कहना क्या चाहते हो? बोले इसे ऐसे समझते हैं, एक बंदे के पास 5,000 रुपए, कितने हैं? तो वो कहां बैठेगा? रोड के किनारे रेस्टोरेंट में कि 5 स्टार में? तो ऐसे सोचो कि 5,000 थे इसलिए 5 स्टार में है, या 5 स्टार में है इसलिए 5,000 है? गलत। जो 5 स्टार में है उसके पास ऑलरेडी पैसे तो हैं। हेलो, सही कह रहा हूं मैं? इसे एक और छोटे से एग्जांपल समझ सकते हैं। इमेजिन करते हैं ये मेरे पास एक बिल्डिंग है। क्या है ये? और इस बिल्डिंग में कुछ फ्लोर है। क्या है प्यारे बच्चों? इनके बताओ कितने फ्लोर है? 1 2 3 4 5, ठीक है क्या? ऐसे गिने, एक गिने फिर उंगली में ऐसे करके, ठीक है। मान लेते मेरे पास 5 फ्लोर है। कितने फ्लोर है? 5। अब हर फ्लोर की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है, राइट? मान लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 200, इसकी है 300, इसकी है, बहुत टैलेंटेड इसकी है, और सबसे ऊपर है 600। तो प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं मुझे एक बंदा मिला। क्या मिला? बंदा। और उस बंदे की पोटेंशियल एनर्जी थी 300। कितनी थी? तो उसने कहा बताओ मैं किस फ्लोर पे हूं? मैंने कहा सो सिंपल, थर्ड पे। तो मुझे बताओ वो थर्ड फ्लोर पे है इसलिए 300 है, कि 300 है इसलिए थर्ड फ्लोर पे है? दोनों ही ट्रू है, बोलो हाँ या ना? उसी समय पे मुझे वो बंदा मिला, उसकी एनर्जी थी 600। कितनी थी? तो क्या वो 600 पे है? तो मैंने तुरंत समझ लिया कि भाई साहब वो टॉप ऑफ द फ्लोर है, हाँ या ना? अब मुझे बताओ वो टॉप ऑफ द फ्लोर है इसलिए 600 है, कि टॉप ऑफ द फ्लोर है इसलिए 600 है, कि 600 है इसलिए टॉप ऑफ द फ्लोर है? क्या मुझे वो बंदा कभी 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 550 मिलेगा? और अगर कभी 550 मिला तो मैं क्या कहूं? इसका मतलब सर जल्दी नीचे पहुंच जाओ, बचाना है, हाँ या ना? कहने का मतलब ये है, जरा सुनिएगा, उन्होंने कहा कुछ ऐसा ही है एनर्जी लेवल, कुछ ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो वो वहां इसीलिए है क्योंकि वहां रहने, या ऐसे बोलो कि वहां वो रहने लायक था तभी वो वहां था। इज दिस क्लियर? इन्होंने इन एनर्जी लेवल को कई और नाम से पुकारा। इन्होंने इसे बोला शेल। क्या बोला? और इसके बड़े सारे नाम रखे। उन्होंने कहा जैसे कई सारे फ्लोर है 1 2 3 4 5, वैसे कई सारे शेल है। लोगों ने कहा यह है क्या? बोले ऑर्बिट है भाई साहब। बोले नाम क्यों रखते? बोले ऐसे मेरी आदत है पर्यायवाची शब्द बोलने की। तो उन्होंने इसका नाम रखा KLMN। क्या नाम रखा?
OPQR एंड सो ऑन, राइट। उन्होंने कहा ये जो K है ये है n बराबर 1, ये जो L है ये है n बराबर 2, ये है n बराबर 3, 4 एंड सो ऑन। चलेगा? अब उनके कई पोस्टुलेट्स में से ये पोस्टुलेट है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है एंड ऑल दैट। इनका सबसे अहम पोस्टुलेट क्या था, जरा सुनिएगा। इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो वहां इसीलिए है क्योंकि वहां रहने। इस बात को कहने के लिए उन्होंने एक टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया, उसे बोला एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला? तो उन्होंने कहा ऐसे सोचो, ऐसे इलेक्ट्रॉन 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 का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एक मिनट, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर। एमवी क्या लीनियर मोमेंटम है? एमवीआर क्या एंगुलर मोमेंटम है? अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आप सब जानते हैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बोला है ना? ऑलराइट, उन्होंने कहा किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, किसी भी जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उन्होंने कहा वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मैंने कहा ये इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है? बोले ये जो n है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, नंबर ऑफ सेल है, न जाने कई कई नामों से उन्हें पुकारा है। इज दिस क्लियर? लेट्स इमेजिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी n की वैल्यू है 1। कितनी है? इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑर्बिट के सेकंड ऑर्बिट। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल लूंगा तो बताओ वो कितना आएगा? h/, उन्होंने कहा ऐसे सोचो, एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, या फर्स्ट ऑर्बिट में है तो मतलब इतना है। आई एम डैम श्योर। नहीं समझे? वही वाली बात है कि सेकंड फ्लोर पे है तो 200 है, 200 है मतलब सेकंड फ्लोर पे है, एंड सो ऑन। यस और नो? उसी प्रकार से अगर मान लो n बराबर है 2, कितना है? तो अब मुझे बता दो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? h/पाई। जरा सुनिएगा, अब ऐसे सोचो, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना है, यानी वो किस ऑर्बिट में है? या तो ऐसे सोचो कि वो सेकंड ऑर्बिट में है तो ये है, या ऐसे सोचो ये है मतलब आई एम डैम श्योर वो कहां है? उन्होंने कहा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हर एनर्जी लेवल के हिसाब से फिक्स होता है। क्या होता है? और अगर वो एनर्जी लेवल है तभी वो इलेक्ट्रॉन वहां है, या वहां है मतलब वही उसका एनर्जी लेवल है। लोगों ने कहा सर एक बात बताओ, एंगुलर मोमेंटम फिक्स है कि एनर्जी? बोले ये है इसीलिए एनर्जी भी फिक्स है। क्या बोले? ये है इसीलिए। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले कहना मैं ये चाहता, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है h/2 पाई, कितना है? तो फर्स्ट ऑर्बिट की एक एनर्जी होगी और वो वही होगी जो है वही होगी। बोले जो आप बातें कर रहे हो इसका कोई सबूत है कि महज एक बातें हैं? बोले मेरे पास सबूत है। क्या बोले? तो हम सब ने उनसे कहा हमें सबूत चाहिए। क्या चाहिए? आपने कैसे कहा ये होता है, आपने कैसे कहा ये है? हालांकि हालांकि आगे चल के बोर मॉडल में से ये जो पोस्टुलेट है उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी बना। लोगों ने उनसे पूछा सर ये जो आपने बताया ये कैसे बताया? इसका उनके पास कोई खासा बिल्कुल अच्छा डिटेल्ड प्रूफ नहीं था। हालांकि रिसर्च कहते हैं था, लेकिन फिर भी किताबें कहती हैं कि उनका उसके पास डिटेल्ड प्रूफ नहीं था। आगे चल के उनके मॉडल का लिमिटेशन बना। क्या बना? हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है बोर साहब ने क्या क्या कहा। बोर साहब ने इसका क्या नाम रखा? ऑर्बिट। और 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 उन्होंने कहा जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? चलेगा? यहीं पे प्यारे बच्चों जैसे ही उन्होंने एनर्जी लेवल बोला, क्या बोला? तो उन्होंने कहा ऐसे समझते हैं, क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? उन्होंने कहा ऐसे समझते हैं ये न्यूक्लियस है। क्या है ये? और ये है उसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट, और ये है थर्ड ऑर्बिट। उन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है, किसी ऑर्बिट में है तो वहां इसीलिए है क्योंकि वहां रहने के, क्योंकि वहां के अराउंड उसकी एनर्जी है, क्योंकि वहां के अप्रॉक्स उसकी एंगुलर मोमेंटम है, मतलब उसी के लायक है, वही का एंगुलर मोमेंटम है, वही की एनर्जी है, तभी वो वहां है। इमेजिन करते हैं वो है फर्स्ट ऑर्बिट, कहां है? और उसकी एनर्जी है x, कितनी है? तो अब इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रॉन को जाना है सेकंड पे। कहां जाना है? जब वो सेकंड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेकंड पे, तो लोगों ने उनसे पूछा यार अगर वो सेकंड पे जाएगा तो सेकंड का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो तो फर्स्ट से अलग होगा, और एंगुलर मोमेंटम अलग होगा तो एनर्जी भी। तो अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे जाएगा तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले बिल्कुल जाएगा, मगर जब वो वहां पहुंचेगा तो वहां के बराबर एनर्जी उसे रखना पड़ेगा। बोले क्या मतलब? बोले सिंपल सा मतलब है, अगर पहले थी ज्यादा तो उसे करना होगा कम, अगर पहले थी कम तो उसे करना होगा ज्यादा। हेलो हेलो हेलो, इसे ऐसे समझो, जब इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वो अपनी एनर्जी को तो बढ़ाएगा या तो,
अभी आपको पता नहीं एनर्जी कब बढ़ती है कब घटती है, तो मैं ये नहीं बता रहा हूं कब बढ़ाएगा कब घटाएगा, पर उन्होंने ऐसा कहा, किसने कहा, बोर ने, कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो या तो वो एनर्जी अपनी बढ़ाएगा या तो एनर्जी अपनी घटाएगा, क्योंकि जहां उसे जाना है वहां तभी रह पाएगा जो वहां के काबिल बन पाएगा। ये कुछ ऐसा है। एक बंदा फर्स्ट फ्लोर पे, कहां है, उसे जाना है थर्ड फ्लोर पे, कहां जाना है, तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा या घटाएगा, जितने का गैप है उतना ही बढ़ाएगा कि मन चाह बढ़ाएगा, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम, यस और नो। या ऐसे समझो कि उस बंदे को थर्ड से आना है फर्स्ट पे, कहां से आना है, तो जब उस बंदे को थर्ड से आना है फर्स्ट पे तो उसे पोटेंशियल एनर्जी घटाना है कि बढ़ाना है, जितने का गैप है उतना ही घटाना है कि थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। उन्होंने कहा इसे एग्जैक्टली आप किसी बिल्डिंग का फ्लोर मानो, किसी बिल्डिंग का, किसी बिल्डिंग का। तो उन्होंने कहा जब उस बंदे को इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर, तो उन्होंने कहा यानी कि उसे अपनी एनर्जी बढ़ाना है, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए उसे एनर्जी करनी होगी गेन, क्या करनी होगी, क्या करनी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो एनर्जी को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सिमिलर टू फ्लोर लेवल, बोलो ना। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा एनर्जी करेगा एब्जॉर्ब, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से जाएगा एनर्जी करेगा रिलीज। उन्होंने कहा इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सिस्टम में एनर्जी का आदान प्रदान केवल एक रास्ता है, वो ईएम वेव, वो है, वो है। जैसे फ्लोर पे एक बंदा बैठा है, उसे अपनी एनर्जी बढ़ानी है, तो वहां पे एक ही एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। उन्होंने कहा यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर, तो एनर्जी को, और एनर्जी एब्जॉर्प्शन किसके रूप में होगा, साउंड वेव की इंफ्रारेड। उन्होंने कहा कोई भी वेव हो मगर वो से होना पड़ेगा ईएम वेव, क्या होना पड़ेगा, क्या इंफ्रारेड अपने आप एक ईएम वेव है, मतलब इंफ्रारेड देके इसे यहां पहुंचा सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से आया नीचे, ऊपर से आया, तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा अपनी एनर्जी घटाएगा बढ़ाएगा, क्यों एनर्जी बढ़ाता है, क्यों एनर्जी घटाता है, क्योंकि उसे जहां जाना है वहां तभी रह पाएगा जब वहां के काबिल बन पाएगा, यस और नो। अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे, तो एनर्जी को रिलीज, एनर्जी का लेना एनर्जी का देना, मात्र एक रास्ता ईएम वेव। ईएम वेव बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके कई रूप होते हैं, बोलो ना। लोगों ने कहा सर एक बात बताओ, क्या बोला उन्होंने, आपको कैसे पता कि नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ती है, आपको कैसे पता कि ऊपर से नीचे एनर्जी घटती है, बोले उसके लिए आपको सीखना होगा मैथमेटिकल प्रूफ। क्या सीखना होगा, चलेगा। मैंने क्या क्या बताया, कंसेप्ट नंबर 1 नाम सबको क्लियर है, एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या तो ऐसे बोलो या तो ऐसे बोलो, अगर है फर्स्ट ऑर्बिट, अगर है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम कितना होगा, और कोई दूसरी वैल्यू पॉसिबल, अगर वो सेकंड में है तो एंगुलर मोमेंटम, और कोई दूसरी वैल्यू पॉसिबल। प्यारे बच्चों इसे ही बोला जाता है क्वांटाइज्ड, क्या बोला जाता है, एक वर्ड होता है क्वांटाइजेशन, सुना होगा आप लोगों ने, सुना होगा। आइए मैं आपको बताता हूं क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है। इसे प्यारे बच्चों एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इमेजिन करते ये मेरे सामने कुछ इस प्रकार का सेटअप है, सबको दिख रहा है क्या, हमने यहाँ पे एक बॉल रखी, क्या रखी, और मैंने क्या किया, यहीं पे एक दूसरा स्लोप लिया और यहाँ पे बॉल ऐसे रखी, राइट। इमेजिन करते हैं इसकी भी हाइट है, कितने हैं फ्लोर, 1 2 3 4 5, 5 मान ले अपन, मान लो यहाँ पे 5 और यहाँ पे मान लेते हैं अपन 5 मीटर, कितना है ये। तो जब बॉल ऊपर से नीचे गिरेगा, गिराओ जरा बॉल को, किसे गिराया, बॉल को। मैंने आपसे किसी टाइम टी पे हाइट पूछा, क्या पूछा, हाइट। तो जब ये वाला सिस्टम होगा, क्या बॉल हो सकता है यहाँ पे होगा, या हो सकता है यहाँ पे, या हो सकता है यहाँ पे, या हो सकता है यहाँ पे बोलो हाँ या ना। आप जब मुझे बॉल की हाइट बताओगे तो बॉल की हाइट में क्या हमेशा 1 यूनिट का डिफरेंस होगा, या तो 5 या तो 4 या तो 3 या तो 2 या तो 1, बोलो हाँ या ना। लेकिन मैंने आपसे यहाँ पे बॉल की हाइट पूछी, क्या पूछी, तो आप क्या बोलोगे, क्या यही बोलोगे कभी 5 कभी 4 कभी 3 कभी 2 कि कभी 5.5 भी होगा, सॉरी कभी 4.5 भी होगा, कभी 3.5 भी होगा, कभी 2.89 भी होगा, क्या वहां पे हाइट की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे हाइट की हर वैल्यू पॉसिबल, एक मिनट, हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक बात, जो भी वैल्यू पॉसिबल है कांस्टेंट वैल्यू है, एक बात, उन सब के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है, दो बात, बोलो हाँ या ना।
बोर साहब ने कहा, किसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में होता है, अगर किसी ऑर्बिट में, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसका एक खास एंगुलर मोमेंटम होता है, उसकी खास एनर्जी होती है। एनर्जी की यूनिक वैल्यू पॉसिबल है, हर वैल्यू पॉसिबल, और वो एनर्जी क्वांटाइज्ड है। कैसी है? मतलब 1 की एनर्जी x है तो 2 की एनर्जी कुछ है, 3 की एनर्जी कुछ है, उन सब के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस भी बना रहेगा, ये कभी बदलने वाला ऐसा चलेगा। हमने कहा साहब ये सारी बातें आपने बोल तो दी, इससे साबित करके बताओगे? बोले बिल्कुल बताऊंगा, कॉपी में लिखिएगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल, जैसे बोलो वैसे लिखना, डायग्राम और एंगुलर मोमेंटम। पहले डायग्राम बना ले। तो जो टॉपिक है काफी लंबा है, सुनिएगा ध्यान से। जब आप 20 से 25 मिनट ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद सारी चीजें लिंक होना स्टार्ट होती है। पहले डायग्राम बनाइएगा, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी लेवल और शेल, KLMNOP एंड सो ऑन। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा एंगुलर मोमेंटम बारे में। एक लाइन लिखिएगा सेकंड पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू हिम, AM का मतलब अकॉर्डिंग टू हिम एंगुलर मोमेंटम will be, according to him angular momentum will be integral multiple of h upon 2 pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। चलेगा? फॉर एग्जाम्पल n बराबर 1, n बराबर 2 एंड सो ऑन। उन्होंने एंगुलर मोमेंटम से ही एनर्जी के क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे एग्जांपल लिखिएगा, जो भी आपकी क्लासेस का शेड्यूल है एक बार चेक कर लीजिएगा, माइट बी पॉसिबल कुछ चेंज। लिख लिया होगा आपने? नीचे लिखना स्टार बना के, सिंस एंगुलर मोमेंटम is quantized, थोड़ा जगह छोड़ना मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन लिखने के लिए, ठीक है? सिंस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, he also concluded that energy is quantized. फिर नीचे लिखिएगा या साइड में जहां भी जगह छोड़ा आपने, मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। आखिर क्वांटाइजेशन का मतलब होता क्या है? मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, तो डायग्राम बनाइएगा, फिर लास्ट में एक लाइन लिखिएगा, मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। ये दोनों डायग्राम बनाइएगा, और लास्ट में एक लाइन लिखिएगा। In the first case, some fixed value, with a constant difference, फिक्स वैल्यू को अंडरलाइन करना और कांस्टेंट डिफरेंस को अंडरलाइन करना। सम फिक्स वैल्यू विद कांस्टेंट डिफरेंस, height of ball is possible
we can say that in this case height is quantized. In first case, some fixed value with constant difference, height of ball is possible. Hence we can say that in first case height is quantized. We can say that in first case height is quantized. Second diagram में लिखना, any value of height is possible. सेकेंड डायग्राम में लिखिएगा, एनी वैल्यू ऑफ हाइट इज पॉसिबल. यहां पे हाइट की कोई भी वैल्यू संभव है. इसे इमेजिन करना, उन्होंने कहा अगर एक एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है ऐसा नहीं कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं कुछ भी, या तो h/2 पाई हो, या तो h/पाई होगा, या तो 3h/2 पाई होगा, बीच का कोई नंबर, वो जो भी होगा कांस्टेंट होगा और डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा. समझ पा रहे क्या? और ये सदैव बरकरार रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा. और वो कहने वाले व्यक्ति कौन थे? बोर. हमने कहा सर एंगुलर मोमेंटम तक चलो मान लिया जो आपने कहा, ठीक है, हमें प्रूफ नहीं दिया पर लेकिन सर एनर्जी क्वांटाइज कैसे होगा, साबित करके बताएं. बोलो हाँ या ना. उन्होंने कहा इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मैथमेटिकल प्रूफ. क्या समझना पड़ेगा? तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर मॉडल. मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर मॉडल. मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर मॉडल. आइए देखते हैं बोर साहब ने अपनी बातों को कैसे दुनिया के सामने रखा. एंड यू कांट इमेजिन कैसे उन्होंने उस समय इतने छोटे एटम को, जिसे आज भी शायद हम देख नहीं सकते हैं आसानी से, उसे उन्होंने ऑन पेपर एक एक बातों को एक्सप्लेन किया. और आप इमेजिन नहीं करेंगे जब आगे चल के क्वांटम मॉडल आया. कौन सा मॉडल आया? उनकी कही सारी बातें 100% गलत नहीं थी. क्या बोला मैंने? उनकी कही सारी बातें 100% गलत. मैंने नहीं कहा 100% सही थी, गलत नहीं थी. मतलब उनकी जो बातें थी, जो थ्योरेटिकल थी, ऑन पेपर थी, वो बहुत हद तक कहते हैं 99.9% तक सही पाई गई. इसीलिए आज भी बोर मॉडल टीका है. उन्होंने क्या कहा जरा सुनिएगा. उन्होंने कहा इमेजिन करते बीचों बीच एक न्यूक्लियस है, बीचों बीच एक, और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ एक. इनका जो मॉडल है, इसकी सबसे बड़ी खामी है, सबसे बड़ी खासियत है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने जो एटम बनाया है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक. तो इनके डेरिवेशन, इनकी बातें किसके लिए वैलिड थी? एक इलेक्ट्रॉन. इज दिस क्लियर? क्या बीचों बीच न्यूक्लियस है? क्या न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है? क्या न्यूक्लियस से प्रोटॉन होता है? मान लेते इसका एटॉमिक नंबर Z कितना है? व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर. व्हाट इज A? याद आया क्या? अगर इसका एटॉमिक नंबर है Z, इसका एटॉमिक नंबर है, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस? चलो ऐसा समझते हैं. मैंने आपके सामने लिया कार्बन का एटम. कौन सा एटम? कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है? मुझे बताओ व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस? 6e ना. इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 6. तो आप ऐसे ना जेडी लिख रहे हो, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर है Z, कितना है, तो इस पे कितना चार्ज होगा? Ze. यस और नो? क्या आप सबको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज माना अपन ने? E. कितना माना? E. चार्ज कभी माइनस नहीं होगा. हमने माइनस क्यों लगाया है? महज अट्रैक्शन बताने के लिए. महज अट्रैक्शन. बात हो चुकी थी. कोई मुझसे कहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस क्यू 1.6, फिर हम माइनस क्यों बताते हैं? ताकि दुनिया को बता सके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या है, अट्रैक्शन है, दो अपोजिट फोर्स को बताने के लिए. यस और नो? चलिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज है E. कितना है? एक बात बता दो प्यारे बच्चों, क्या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मूला आप सबको याद है? के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. यस और नो? इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी मैं मान लेता हूं R, चलेगा? यानी जो R है, क्या वो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस भी है? क्या है ये जो ऑर्बिट नंबर 1 है, इससे बोल रहा हूं मैं ऑर्बिट नंबर 1. क्या बोल रहा हूं? इसका जो रेडियस है क्या वो R के बराबर होगा? इसका चार्ज कितना है? Z. इसका चार्ज कितना है? E. तो मैंने कहा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. बोलो हाँ या ना? एक बार बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है? क्या वो सर्कुलर मोशन में है? जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में जाएगी, न्यूटन साहब ने कहा था उस पर फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर होता है कि बाहर की ओर?
ये बताओ जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू होगा तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा? क्या इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा? मगर इलेक्ट्रॉन अंदर आ नहीं रहा। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी फोर्स से बैलेंस हो रहा। बोलो हाँ या ना। आप सबने पढ़ा होगा अंदर की ओर सेंट्रीपिटल, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल, यस और नो? क्या सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला लगभग सेम है? mv² बाई, याद आया क्या? उन्होंने कहा यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर खींचा है, लेकिन वहीं पे एक फोर्स ऐसा है जो उसे बाहर की ओर धकेल रहा है, और जितना अट्रैक्शन उतना धकेलने वाला है, तभी इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर ना तो। इज दिस क्लियर? यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्यारे बच्चों, क्या वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो रहा है? मैं कह दूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही होगा, बोलो हाँ या ना। इसके कहने का लॉजिक समझे क्या? लोगों ने उससे पूछा एक बात बताओ, दोनों के बीच में अट्रैक्शन अंदर क्यों नहीं आता? बोले क्योंकि बाहर एक फोर्स लग रहा है। बोले कौन सा है? बोले सेंट्रीफ्यूगल। बोले कितना है? बोले दोनों बराबर। बोले कैसे पता? बोले तभी तो अंदर नहीं, तभी तो बाहर नहीं। अगर कोई ज्यादा होता तो या तो बाहर, अगर यस और नो। इसे उन्होंने कहा ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, और उन्होंने कहा mvr बराबर nh/2 ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन मदद से उन्होंने क्या क्या कहा आप इमेजिन नहीं कर सकते। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? उन्होंने क्या किया, इन दोनों की मदद से सबसे पहले निकाला रेडियस। क्या निकाला? क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा है? के इक्वल टू mv² बाई, हाँ या ना? हल्का सा फील कर लेना, उसके बाद अपन सीधे रिजल्ट याद करेंगे। ठीक है, हल्का सा, आपको पता नहीं चीजें आ कहां से रही हैं। यार Q1 को मैं लिख देता हूं E, चलेगा? और Q2 को तो लिख दूं मैं kz²। किसी को आपत्ति है? व्हाट इज दिस Z? एटॉमिक नंबर। बोलो हाँ या ना। इस k की वैल्यू भी आपको याद होगी, अभी आवश्यकता फिलहाल नहीं है। मैं यहां से लिखता हूं v²। बताओ v² कैसे लिखूं? आपको बताना है, पहले वाले से v²। आपको बोलना है, एक मिनट। क्या r से r कैंसिल होगा? मैं लिखता हूं v² बराबर kz² अपॉन, अभी ठीक है? ठीक है, ऑलराइट। अब यहां से मुझे v मिला, यहां से v लिख सकता हूं मैं। यहां से v क्या आएगा? सबका ध्यान चाहिए, nh अपॉन, तो लिख दूं मैं nh/2πmr। किसी को दिक्कत है? ये है v² और ये क्या है? v। मुझे दोनों को कंपेयर करना है, तो इसे क्या बना दूं? v²। तो क्या मैं स्क्वायर ले लूं? n² h² 4π² m² r², दोनों को इक्वेट कर दूं? दोनों को इक्वेट करूंगा, यहीं पे कर दूं मैं इक्वेट। क्या दोनों को इक्वेट कर दिया? जरा सुनना, ये लिखा है kz² mr, यहाँ लिखा है 4π² m² r²। बोलो हाँ या ना। क्या एक r से एक r कैंसिल होगा? मैं सीधे लिख दूं, चलेगा? सीधे लिख दूं मैं, चलेगा? एक बार आप कोशिश करना, r बराबर यहां से ये ऊपर जाएगा 4πkze² अपॉन, देखो जरा, चलो मैं लिख ही देता हूं आपके सामने, लिख देता हूं मैंने आपके सामने लिखा kze² अपॉन mr। बोलो हाँ या ना। इक्वेट कर रहा हूं, इज इक्वल टू, यहां पे क्या था? n² h² अपॉन, चलेगा? मुझे बताओ, एक r से एक r कैंसिल होगा? होगा कि नहीं होगा? तो जब एक r से एक r कैंसिल हुआ, एक r बचा, मुझे r चाहिए। क्या चाहिए? r का मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या यहां से आप r का फॉर्मूला बता दोगे? बताना जरा। r बराबर n² h² अपॉन 4π²। देख लो जरा, एक बार ध्यान से देखते हैं। यहां पे इस फॉर्मूले में ये h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या 4 भी कांस्टेंट है? क्या पाई भी कांस्टेंट है? m, एक मिनट रुकते हैं, ये m किसका मास होगा? जरा यहां देखना, mv² में m किसका मास लिखोगे? इलेक्ट्रॉन का। तो ये किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। वो भी कांस्टेंट है? k, क्या वो भी कांस्टेंट है? z, जो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा। एक बार बताओ, यहां मुझे लिखना है एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का कि ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम का? मैंने हाइड्रोजन लाइक क्यों बोला? क्योंकि उनकी सारी बातें किसके लिए सच है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों है, समझ पा रहे क्या? क्योंकि उनके सारी डेविएशन कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसीलिए उनके सारे के सारे कंसेप्ट केवल एप्लीकेबल कहां होंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। चलेगा? क्या यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज को पुट कर सकता हूं? ऐसा करता हूं, जो जो वेरिएबल है उसे साइड में करता हूं। वेरिएबल कौन है? एक है n² और एक है z।
बोलो हाँ या ना। जब आप सारी वैल्यूज को रखेंगे, सॉल्व करेंगे, करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देख लो फील के लिए। यहां से फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों, R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और ये आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में। किसमें आता है? क्या उन्होंने किसी भी ऑर्बिट की रेडियस बता दी? मैंने आपसे पूछा हाइड्रोजन एटम, क्या पूछा? तो हाइड्रोजन एटम में मैंने बोला फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताओ। एक मिनट, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट बोला, एन की वैल्यू 1, क्या आर बराबर 0.59 होगा? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए क्या मैं इसे 0.5 लिख दूं इंटू एन स्क्वायर बाई जेड लिख दूं? किसी को आपत्ति है? क्या ये भी एंगस्ट्रॉम में होगा? अगर कोई दूसरा यूनिट पूछे तो बता दोगे? एक कॉमन सेंस का मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लूं क्या? कॉमन सेंस का सवाल। ये क्या लिखा है 0. हर जगह क्या ये कांस्टेंट होने वाला है? इसे मैं लिख देता हूं R0, क्या लिख दूं? तो भी चलेगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? आपको बोला R बराबर एन स्क्वायर बाई, चलेगा? क्या आप मुझे R और N की प्रोपोर्शनलिटी बता दोगे? क्या है? R प्रोपोर्शनल टू बाई Z, बोलो हाँ या ना। थोड़ा सा फील करते हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे, न्यूक्लियस से, क्या आप सबके जहन में है? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे रेडियस बढ़ता, रेडियस बढ़ने का तरीका क्या है? उन्होंने कहा जो रेडियस है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एन बढ़ने से रेडियस नहीं बढ़ा, स्क्वायर के हिसाब से बढ़ा। इज दिस क्लियर? नहीं समझे? तो यहां से क्या आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड आ गया? प्यारे बच्चों इसे मैं ऐसा लिख देता हूं, R1 बाई R2 बराबर, आप बोलो, आपको बोलना है N1 स्क्वायर बाई इंटू N2 स्क्वायर बाई Z2। यस और नो? कैसे हम अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं, दुनिया भर तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, अंत में इसमें हम ग्राफ भी बना सकते हैं। बोलो हाँ या ना। लिखेगा फर्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना, फर्स्ट पॉइंट वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ओनली। अब मैं क्या करूंगा, आपको सारे फॉर्मूले बताते चलूंगा, ठीक है? वैलिड फॉर, एक बार मैंने बता दिया उन्होंने कैसे सोचा, अब बार बार इसे नहीं देखेंगे, सीधे लिखेंगे फॉर्मूले, ठीक है क्या? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ओनली, वही लिखना, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। छापा मार टेक्निक का इस्तेमाल करके लास्ट तक पहुंचेगा। बोर साहब ने मात्र उन दोनों इक्वेशन से दुनिया को वो दिखाया जिसे शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन था, उन्होंने एटम के अंदर रेडियस को मेजर करना सिखाया। किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अब हम रेडियस मेजर कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। कोई बच्चा मुझसे कहे सर यहाँ पे हमें कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा जितने फॉर्मूले याद करने हैं उसमें रेड मार्क कर रहा हूं। ये जो आपके सामने लिखा पहला वाला, इसे भी याद करना है। हालांकि सवाल इस पे पिछले कई सालों में नहीं आया, पर पहले आता था जहां 4 ऑप्शन में पहचानना पड़ता था। राइट राइट। तो जिसे मैं रेड मार्क कर रहा हूं उसे आपको करना है याद। तो पहला फॉर्मूला जो याद करना है वो ये भी याद करना है, जनरल फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो ये वाला। ये दोनों याद होते हैं तो बाकी सब अपने आप याद हो जाते हैं। वो तो हमने एक बार लिख लिया ताकि जब हम सवाल करें फटाफट उसे मॉडिफाई करते चले। लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया होगा। यहां से प्यारे बच्चों उन्होंने रेडियस को मेजर करना बताया, यह था उनका सबसे पहला सबसे बड़ा एप्लीकेशन। रदरफोर्ड ने बहुत हद तक साइज के बारे में बताया था, लेकिन बोर ने एक एटम से एसोसिएटेड रिलेटेड सभी पैरामीटर्स पे बात करी थी, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और चाहे वो एनर्जी हो। अभी भी हम सबके जहन में सवाल है, आखिर एनर्जी फिक्स कैसे है, आखिर एनर्जी क्वांटाइज कैसे है, आखिर इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड कैसे है। आपको जाके बोल के आना पड़ेगा, वहां बैठ सकते हैं। हाँ पीछे बैठ जाए, पीछे बैठ जाओ ना जल्दी से, कुछ देर की बात है, फिर चेंज करेंगे, जाएंगे आएंगे, ये सब टाइम जाएगा ना। बैठ जा, पीछे बैठ जाना, देखिएगा वहां से, देखिएगा। लिख लिया होगा सबने? तो फिर उठ के जाके किसी को बोलना पड़ेगा एसी बंद करवाना अगर तो।
ये था हमारा पहला पॉइंट जिसमें हमने निकाला था रेडियस। उनके दूसरे एप्लीकेशन में सबसे बड़ा एप्लीकेशन था वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक बार प्यारे बच्चों हमें फॉर्मूला याद करना है और जैसे याद होगा फिर शुरू होता है बोर का जादू। सबसे पहला हमारा टारगेट है फॉर्मूला याद करना, राइट। इसी प्रकार से उन्होंने प्यारे बच्चों वेलोसिटी का भी फॉर्मूला दिया, और जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों, जनरल फॉर्मूला भी आपको याद करना है, वो आता है 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन NH। देखिएगा पहला फॉर्मूला 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन NH। कैसे आया? उन्हीं दोनों इक्वेशन से आया। घर में तसल्ली से चाहे तो डिराइव कर लेना, मगर आवश्यकता नहीं है। इन फॉर्मूलेस को हमें याद करना पड़ेगा। एक बच्चा कहता है सर याद कैसे करेंगे? तो आपको मैंने दवाई पहले बताई थी, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है 2 पाई के Z स्क्वायर अपॉन NH। जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते प्यारे बच्चों तो एक नंबर आता है, नंबर आप सबको याद होगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z और N, क्या दोनों वेरिएबल है? इन दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया, Z बाय N, और ये जो यूनिट थी क्या थी? मीटर पर सेकंड। 10 की पावर 6 किस में है? मीटर में। ऑफ कोर्स इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में। एक मिनट रुको ना, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? पावर देखो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, है ना? और इसकी स्पीड कितनी है? 10 की पावर 6। स्पीड ऑफ लाइट से कम है कि ज्यादा? कितने गुना कम? स्पीड ऑफ लाइट से 100 गुना कम। ये कम है कि बहुत कम है कि ना के बराबर कम है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है, बहुत कम है? तो ये उससे 100 गुना कम है। तो ये कम है कि अभी भी बहुत ज्यादा है? तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कम है कि ना के बराबर कम है? क्योंकि जितना कम है या जितना अभी है वो अपने आप में बहुत 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 बड़ा है। इमेजिन करें आपके सामने बुक है, उसमें कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है। सोचेंगे तो आएगा मजा। सोच रहे हैं क्या? अरे यार इतनी बारीक चीजें हम पढ़ रहे हैं, हाँ या ना? खैर मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, एक बार बोर्ड पे सुनो सुनो सुनो। क्या आप सबके सामने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है? अच्छा, इसी चीज को जो मैंने आपसे कहा ना 100 गुना कम है, सवाल कैसे फ्रेम करता है, बच्चा कंफ्यूज होता है। वो कहेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज C/137। बच्चा परेशान, यार ये तो पढ़ा ही नहीं सर ने। अरे 137 मतलब 100 गुना ही तो कम कर रहे हैं। हेलो, तो ये दिमाग तुरंत आना चाहिए यार। स्पीड ऑफ लाइट कितना था? 10 की पावर 8 के ऑर्डर का। ये किस ऑर्डर का है? 10 की पावर 6, यानी उससे कितना कम? 100 गुना। समझ पा रहे हैं क्या? एक बात बताओ प्यारे बच्चों, वेलोसिटी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन का और तेजी से घूमता। बोलो हाँ या ना? अच्छा देखते हैं जरा, v और n का रिलेशन बता दो मुझे। v और n का रिलेशन, पक्की बात, v और n का क्या इनवर्स रिलेशन है? यानी जैसे जैसे n बढ़ता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, यस और नो? जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वेलोसिटी, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? सर जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतना तेजी से, यस और नो? और जैसे से न्यूक्लियस से दूर होगा अट्रैक्शन कम होगा, जीवन में आजादी होगी, ज्यादा स्पीड की क्या जरूरत है? हाँ, यस और नो? अच्छा एक मिनट एक मिनट, जब न्यूक्लियस करीब होगा तो तेजी से क्यों घूमेगा? तभी तो खुद को बचा पाएगा, वरना न्यूक्लियस में जाके डूब जाएगा। तो जितना करीब होगा उतना स्ट्रॉन्ग, फिजिक्स कंसेप्ट चल रहे हैं, उतना जितना करीब होगा उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, उसको ओवर करने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल होना पड़ेगा, यानी वी को ज्यादा होना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? फिलहाल क्या हम सबके सामने वेलोसिटी का फॉर्मूला आ चुका है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी। तो v इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n। यार अपन ये प्रोपोर्शनलिटी वाला फॉर्मूला भी लिख ले क्या इसके लिए? कैसे लिखोगे? v1 बाई, आपको बोलना है v1 बाई बराबर इंटू z2 बाई, हाँ या ना? लिख लीजिएगा, मैं इधर लिख देता हूं नीचे। v1 बाई v2 बराबर z1 बाई n1 इंटू z2 बाई n2। अरे मैं नीचे से ऊपर बोल रहा हूं इसलिए z2 बाई n2, अदरवाइज वो है n2 बाई z2। मैंने लिखा v1 बाई v2 इक्वल टू z1 बाई n1 इंटू z2 बाई n2, पर पढ़ने में क्या आएगा? v1 बाई v2 बराबर z1 इंटू n2 अपॉन, लिखिएगा तो देखना भी है साथ में, सुनने के साथ। लिख लिया होगा आप सबने? तो हमारे सामने दो पैरामीटर आ चुके हैं। पहला पैरामीटर रेडियस का, दूसरा पैरामीटर
वेलोसिटी का, रेडियस का फॉर्मूला बोलेगी जनता, इनटू एन स्क्वायर बाय जेड, सबको याद हो गया। दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी करेंगे, 2 इनटू जेड बाय एन, प्रोपोर्शनलिटी याद रखोगे, रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी बोलो, रेडियस की एन स्क्वायर बाय जेड। ये पानी की तरह याद करना है और अगले एक लेक्चर में हम यही करना है। मैं जितनी बातें करूं बस याद, एक बार याद होगा फिर मजा आना शुरू होता है। इज दिस क्लियर? वेलोसिटी में क्या था फॉर्मूला? प्रोपोर्शनलिटी z बाय m। लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उन्होंने तीसरे पॉइंट पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का हम सबको तरीका सिखाया। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। गौर करिएगा प्यारे बच्चों, इनके इस मॉडल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अभी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हम एक ही इलेक्ट्रॉन की सारी बातें कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? चलिए हम लोग क्या निकालने चले, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। एनर्जी, मैं कौन सी एनर्जी निकालूं? टोटल एनर्जी निकालूं कि काइनेटिक एनर्जी निकालूं कि पोटेंशियल एनर्जी? मैं आपके सामने निकाल रहा हूं टोटल एनर्जी। क्या निकाल रहा हूं? किसकी? जो कहां मौजूद है, जिसकी अपनी एक वेलोसिटी, न्यूक्लियस जितना करीब होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे वेलोसिटी घटती जाएगी। ये सब आगे चल के ग्राफ बन के सवाल आएंगे। इज दिस क्लियर? इसलिए कंसेप्ट सारे दिमाग में बैठाते चलने। फाइन, आओ हम लोग निकालते हैं टोटल एनर्जी। क्या निकाले? क्या टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होता है? क्या आप सबने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है? क्या आप सबको पोटेंशियल चल रहा है? और अच्छी बात है, क्या आप सबको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है? बता दो बता दो। माइनस के Q1 Q2, यही फॉर्मूला होता है। सारा किस्सा पढ़ा है। मैं सीधे फॉर्मूले में आता हूं। क्या मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है? कितना? माइनस। क्या मुझे Q1 Q2 भी पता है? सीधे बता दो, क्या लिखूं? आपको बोलना है के जेड स्क्वायर बाई आर, यस और नो? अब लिखना मुझे काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखना है? किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ये कितना होएगा? हाफ। क्या इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब ये तो इसके जैसा हो या ये इसके जैसा हो, यस और नो? तो मैंने यहाँ पे क्या क्या प्यारे बच्चों, इसकी तस्वीर बनानी चाहिए। इसके लिए हम लोग गए बोर मॉडल की पहली इक्वेशन के पास। किसके पास? क्या आप सबको पहली इक्वेशन याद है? बोलो, के इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलो ना यार, थोड़ा थोड़ा फिजिक्स भी तो है। बताए, एम वी स्क्वायर बाय आर, हाँ या ना? केमिस्ट्री में फिजिक्स कहां से आ गई सर? खैर चलता है। ये आर से आर क्या कैंसिल होगा? क्या यहाँ पे एम वी स्क्वायर आया? मुझे क्या चाहिए? हाफ। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये इसके जैसा बन गया? ये इसके जैसा क्यों बना रहे हैं ऐसा? अच्छा अच्छा, सीधे नहीं कर पाते थे ना? अच्छा, अभी अपन सीधे ऐड कर सकते हैं क्या? बताओ, इसकी वैल्यू बोलो कितनी आई? के जेड स्क्वायर बाय 2। ये आप तो हाफ बोल रहे थे। अच्छा वही है। फिर क्या लिखूं? माइनस के जेड स्क्वायर। बचपन में वो एलसीएम एचसीएफ लिया था। अरे इसको सॉल्व कैसे करेंगे यार? कर सकते हैं क्या? सीधे बताओ कितना आएगा? माइनस, ये है क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? किसकी? क्या इसमें सारे पैरामीटर कांस्टेंट नजर आ रहे हैं? क्या आर का फॉर्मूला आपको पता है? बोल के बताओ। 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज को पुट किया क्या? इसकी वैल्यूज फाइनल बता दो कितना आएगा? बोलेंगे बोलेंगे, सबको याद है क्या? क्या बात है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ईवी गलत, ईवी पर एटम। क्या बोले मैंने? इसमें फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? सुनना, ये जो फॉर्मूला है ध्यान सुनिएगा। एक इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने? जो एक एटम में है, जो उसकी एनर्जी है ईवी में। अगर 2 एटम होंगे तो इंटू 2, अगर 1 मोल होगा तो इंटू Na, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो जितना है। इज दिस क्लियर? ये जो आपके सामने एनर्जी आई, क्या आप सबको याद हो जाएगी? क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? अब मुझे याद क्या करना है? मुझे याद करना है जनरल फॉर्मूला। क्या याद करना है? जनरल। क्या हमें टोटल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला याद होगा?
काइनेटिक एनर्जी का भी याद होगा, पोटेंशियल का भी याद होगा, लिखेगा। फिर लास्ट में मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूं एक बार, जनरल फॉर्मूले। टोटल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, काइनेटिक एनर्जी दैट इज के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, और पोटेंशियल एनर्जी है प्यारे बच्चों माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन r। किसी भी इलेक्ट्रॉन का आज हम एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें हमारे उस सवाल का जवाब नहीं मिला, आखिर एनर्जी क्वांटाइज क्यों है, आखिर एनर्जी कांस्टेंट क्यों है। एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल था तो उन्होंने कहा एनर्जी क्वांटाइज्ड है, आखिर ऐसा क्यों है। अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है, इस फॉर्मूले से देखते हैं क्या क्या आने वाला है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम। बोर साहब का कहना था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो वो वहां इसीलिए है क्योंकि वहां रहने के लायक है, या ऐसे समझो वो किसी ऑर्बिट में है वहां रहने के लायक है, या वहां रहने के लायक था इसीलिए वहां है। समझ पा रहे हैं क्या? तो इस बात को हम समझते हैं। क्या सबने फॉर्मूला लिख लिया होगा? एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछ लूं क्या? ये जो टोटल एनर्जी है इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस के, और काइनेटिक एनर्जी का भी सेम दिख रहा है क्या? अंतर कहां है? यानी मैं आपसे कह दूं इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है 5 ईवी, कितनी है? तो आप मुझे तुरंत उसका काइनेटिक एनर्जी बता दोगे क्या? माइनस का प्लस, बोलो हाँ या ना। यार एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव में क्यों आ रही है? आपको अजीब नहीं लग रहा है क्या? बहुत बढ़िया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है, और इसी बाउंडेशन वजह से उसकी जो टोटल एनर्जी है वो है निगेटिव। कैसी है? मतलब जैसे बाउंडेशन खत्म होगा वहां एनर्जी निगेटिव नहीं होगी, ऐसा? न्यूक्लियस से बाउंडेशन इलेक्ट्रॉन का खत्म कहां होगा? बोलो ना। क्या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो बाउंडेशन है वो इनफाइनाइट पे खत्म होगा? लेट्स इमेजिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे एन की वैल्यू इनफाइनाइट है, कितनी है? रखो जरा इनफाइनाइट, रखो ना। टोटल एनर्जी कितना आया? क्या बात कर रहे हैं? जब एन की वैल्यू 1 है तो कितना है? एक बार इसे मैं लिख दूं बोर्ड पे। आइए देखते हैं। क्या आप सबके सामने फॉर्मूला लिखा है? मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन एटम लिया। कौन सा एटम? क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? एक मिनट, क्या हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन है? क्या बोर का मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए है? किसी भी एटम में से अगर आपने बाकी सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो क्या वहां पे भी बोर मॉडल चलेगा? मैं आपसे पूछता हूं, क्या हाइड्रोजन में बोर मॉडल चलेगा? क्या हीलियम प्लस में बोर मॉडल चलेगा? क्या लिथियम 2 प्लस में बोर मॉडल चलेगा? क्या बेरिलियम 3 प्लस में बोर मॉडल चलेगा? क्या Na+10 में बोर मॉडल चलेगा? अब ये ना कहना एटॉमिक नंबर याद नहीं है, बोलो ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एक निकाल दिया एक छोड़ दिया, क्या हमारा बोर मॉडल चलेगा? इन सब के लिए हमारे सारे कंसेप्ट चलने वाले हैं, बोलो हाँ या ना। आइए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। किसकी बात कर रहे हैं? मैंने क्या किया, आपके सामने लिखा n बराबर 1। क्या लिखा? यानी कौन सा ऑर्बिट है, कौन सा एनर्जी लेवल, कौन सा शेल, नाम बोलो। के, यस और नो? क्या उस फॉर्मूले से इसकी एनर्जी निकाल सकते हो? सब लोग निकाल लोगे? तो आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, से बिठा दूं? बिठा दूं क्या? आइए देखते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। करना चाहेंगे? छोटा सा एक्सरसाइज जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, कुछ एनर्जीज लिखने वाले हैं। तो यहां मैंने आपके सामने लिखा n बराबर 1। क्या लिखा? और ऐसे हाइपोथेटिकल, क्या बोला मैंने, ऐसे कई सारे एनर्जी लेवल मान लिए, कई सारे एनर्जी लेवल मान सकते हैं। मगर उन एनर्जी लेवल खासियत होगी कि अगर वो ऑर्बिट होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। लेट्स इमेजिन ये है n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर इतना याद कर ले क्या? लास्ट में कॉल लिख देता हूं मैं, n बराबर 7 चलेगा। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पे अपने एनर्जी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अब एनर्जी कितनी अपने पास? 3। एक है टोटल एनर्जी, एक है और एक है। क्या ये तीनों एनर्जी हम लिख पाएंगे?
एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले चलते हैं टोटल एनर्जी में। मुझे बताओ हाइड्रोजन की बात हो रही है क्या? Z की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट में, N की वैल्यू, इन सब के सारे नाम याद है? पक्का? मुझे बता दो यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी? -13.6 EV, यस और नो? अब जरा वहां पे N की वैल्यू 2 रखो, -13.6/4, मैं सीधे लिख दूं आपके लिए, ये आता है -3.4 EV। सबने याद भी किया है क्या? मॉडर्न फिजिक्स में याद किया है? नहीं याद किया है। n बराबर 3 में ये आएगा -1.51। बहुत बढ़िया। फिर आएगा, याद है? फिर आएगा -0.54 EV, -0.38 EV। 377 आता है, उसे बोलते हैं 38, चलेगा? और फिर आता है -0.28, 277 आता है, उसे बोलते हैं 28। याद कर पाएंगे? मुझे केवल 7 तक ही याद कराना है। बच्चा 5 तक याद कर ले तो भी सारे सवाल बनते हैं, लेकिन 7 तक याद करते हैं क्योंकि असलियत में जब लोगों ने इसकी खोज करी थी उन्हें 7 के बाद पता ही नहीं चला था। क्यों पता नहीं चला था उसका रीजन दूंगा मैं स्पेक्ट्रम में, कहा दूंगा। लेकिन सच में अगर कोई भी दुनिया किताब पढ़ लो, दुनिया कोई किताब पढ़ लो, 7 के बाद एनर्जी लिखी नहीं मिलती है। उसके पीछे बड़ा प्यारा रीजन है जो बताऊंगा मैं स्पेक्ट्रम में। कहां बताऊंगा? अभी फिलहाल क्या हम यहां तक याद कर सकते हैं? ये जो मैंने लिखा ये टोटल एनर्जी है कि काइनेटिक है, पोटेंशियल है? अभी याद हो जाएगा। ये है 13.6। अब मुझे लिखना है काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखना है? एक मिनट, एक बात बताओ, जब न्यूक्लियस के सबसे करीब है, न्यूक्लियस सबसे कौन है सबसे करीब, 1 वाला कि 7 वाला? तो न्यूक्लियस की स्ट्रांगली अट्रैक्शन है कि वीकली अट्रैक्शन है? तो एनर्जी निगेटिव होनी चाहिए पॉजिटिव? अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन। एनर्जी निगेटिव होनी चाहिए कि पॉजिटिव? सबसे ज्यादा निगेटिव, सबसे कम निगेटिव? क्या सबसे ज्यादा निगेटिव n बराबर 1 की एनर्जी है? और वह है -13.6। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी होती जा रही है पॉजिटिव, यानी कि जो अट्रैक्शन है वो होता जा रहा है कम। बोलो हाँ या ना? जब हम n बराबर इनफाइनाइट पे होंगे, कहां होंगे? क्या यहां मैं n बराबर इनफाइनाइट को बना दूं? यहां पे एनर्जी कितनी होगी? 0 EV। बोलो हाँ या ना? कहा जाता है द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 0। द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 0। एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कितनी है प्यारे बच्चों? 0। उससे ज्यादा संभव नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? एक बात बताओ, अगर हमें टी पता तो क्या हम की लिख सकते हैं? जल्दी से बता दुनिया। एक बात, यहाँ फॉर्मूला देखो, टी और के में क्या रिलेशन है? माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। बोलो हाँ या ना? तो बताओ ये कितना होगा? प्लस 13.6 EV, yes or no? प्लस 3.4 EV, yes or no? प्लस 1.51 EV, yes or no? प्लस 0.85, yes or no? प्लस 0.54, प्लस 0.38, प्लस 0.28, yes or no? क्या हम पोटेंशियल लिख सकते हैं? इधर देखो जरा, जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका आधा है क्या कि दुगुना है? एक मिनट, मुझे यहां से ये बनाना है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं कि क्या करूं? मतलब काइनेटिक एनर्जी का दोगुना विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने सोचा काइनेटिक एनर्जी क्यों सोचे यार, यहाँ तो माइनस प्लस का रखना है, सीधे टी से ना सोचे। बोलो ना, क्या टी में भी माइनस है? क्या पी में भी माइनस है? क्या इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या 2 से 2 कटेगा? क्या पी के बराबर होगा? शब्दों में कहूं तो ऐसे कहूंगा कि टीई इंटू 2 बराबर पी। यस और नो? क्या आप सबका मुझे पी बता सकते हैं? पहले बता दो, लिखते बोलेंगे मल्टीप्लाई करो फटाफट। अब देखो आधे बच्चे नहीं कर रहे हैं, फिर पता क्या बोले कल, सर में वैल्यू याद ही नहीं होती। एक बार मैथमेटिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 13.6 इंटू 2 सब लोग कर लेंगे क्या? कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिएगा, कॉपी में लिखना स्टार्ट करिएगा। हाँ लिखते चलिएगा और फिर आपको बताना लिख के सब कुछ। 2 से मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज लिख लें। तो नेक्स्ट पॉइंट में हाइड्रोजन एटम का हमने एनर्जी लिखा है। आपका आज का सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क यही होगा कि आपको एटलीस्ट ये एनर्जी याद करनी पड़ेगी। जब ये सारी एनर्जीज हमें याद होगी तो हम इस चैप्टर के सारे सवाल इंक्लूडिंग लास्ट टॉपिक, हम सारे सवाल करना सीखेंगे। हमें ये एनर्जीज याद करनी पड़ेगी। इन सभी एनर्जी को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके सबका पोटेंशियल एनर्जी भी लिख लिया है।
अगर कहीं पे कोई नंबर समझ में ना आए उसे खुद से लिखिएगा। आपका होमवर्क रहेगा, जब आप आज जब घर जाएंगे, रूम जाएंगे, एक बार प्लीज सबको डिवाइड कर करके सॉल्व करना। रिमेंबर मी, आपको ये सारी चीजें जल्दी याद होंगी। अगर आप ऐसे रटने बैठ जाओगे ब्लैंकली तो नहीं याद हो। जैसे मैंने आपके सामने सारी वैल्यू लिख दी, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, जेड स्क्वायर, सब मैंने लिख दिया डायरेक्टली। एक बार आप इसे कर लेना, एक बार कर लेना बस, आपको वैल्यूज याद होंगी और याद में करना पड़ेगा। कोई बच्चा 7 तक याद कर ले, बहुत अच्छी बात है। क्लास में जितने सवाल करेंगे, मॉड्यूल में जितने सवाल करेंगे, वहां पे n बराबर 5 तक वैल्यू याद होना चाहिए। मैं 7 तक इसलिए कहता हूं, दुनिया की कोई भी किताब उठा के देख ले, वहां आप 7 के अलावा एनर्जी नहीं मिलती। तो बच्चा सोचता है हाइपोथेटिकल, सर हम कितना याद करें, उसके अलावा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब मैं दूंगा आपको स्पेक्ट्रम। तो बोर साहब ने हमें रेडियस बताया, हमें वेलोसिटी बताया, हमें प्यारे बच्चों एनर्जी भी बताया। बोलो हाँ या ना। ये सारा जादू कैसे होने वाला है, विल्स इन द नेक्स्ट क्लास। सबने लिख लिया होगा। टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, इसे मैं किसी और रेशियो में नहीं लिख के सीधे आपको याद कराऊंगा। टोटल एनर्जी के बराबर ही होगा काइनेटिक एनर्जी, और जैसा काइनेटिक एनर्जी होगा प्यारे बच्चों, उसी से रिलेट कर सकते हैं पोटेंशियल। टोटल से पोटेंशियल, काइनेटिक से पोटेंशियल। इस पूरे सिस्टम में केवल दो ही चीजें निगेटिव है, एक है टोटल, दूसरा है पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी निगेटिव कभी हो सकता है क्या? पक्का? लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी है, ये निगेटिव है। इसका हमें जवाब कहां मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैट में, जहां आपने रेफरेंस बनाया है। यस और नो? आपने रेफरेंस ही ऐसा बनाया, इनफाइनाइट से लाने में किया गया वर्क एंड ऑल दैट। तो उसी रेफरेंस कारण ये दोनों निगेटिव आते हैं, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसा आया? पॉजिटिव। चलेगा? लास्ट में पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, लास्ट में पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के। एज वी मूव, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, आपको बोलना है एनर्जी बढ़ती है घटती है? एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी, एनर्जी। अच्छा जब भी मैं एनर्जी बोलूंगा उससे आप टी सोचेंगे, पी सोचेंगे, के सोचेंगे? टोटल है ना, टी। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। लिखिएगा सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ध्यान से सुनना, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मैंने अभी एटम से बाहर नहीं किया। मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी, और हल्का सा इनफाइनाइट से ज्यादा, वहां उसकी एनर्जी शुरू हो जाएगी अलग फॉर्म में। यस और नो? तो जस्ट बाउंड्री पे है, जस्ट इनफाइनाइट पे है, वहां उसकी एनर्जी कितनी है? 0। और अभी भी उसे हम एटम के अंदर ही गिनेंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आइए देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। आप सबने क्या बोर किया? रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी के फॉर्मूले सीखे। रेडियस का फॉर्मूला बोलेंगे जल्दी से, 0.529 into n square by z। वेलोसिटी का फॉर्मूला 18 into 10 की पावर 6 into z by n। हाँ या ना? एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ev पर एटम। याद रखेंगे। बहुत सारी बातें हैं, अभी डिस्कशन शुरू हुआ है। विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, और करेंगे बहुत सारे सवाल। ठीक है क्या? आपका होमवर्क क्या है? ये सारी एनर्जी याद करनी है, सारे फॉर्मूले याद करने, बस। रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, और ये सारी एनर्जी याद रख पाएंगे? केवल टी याद कर ले, बाकी सब कुछ अपने आप होता है। अब जिस बच्चे ने एक बार मल्टीप्लाई किया होगा उसे याद हो जाता है, जिसने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसे भी लिख लिया, उसे याद नहीं होता। याद रखना, मैं आपसे कह रहा हूं एक बार एक्सरसाइज कर लो, परमानेंट याद हो जाएगा। पहले ही से हम ट्रिक से याद करते थे। एक राजा था 136 साल का, वो और बकवास था। नंबर याद कर ले, जल्दी याद हो जाता है। समझ पा रहे क्या? तो ऐसे ही याद करना है। इज दिस क्लियर? आपका होमवर्क रहेगा। तो वो ट्रिक बहुत दिन चल नहीं पाई। बच्चे कहे सर हम तो 10 डिजिट के मोबाइल नंबर ऐसे याद कर लेते। सर आप भी? हाँ। अरे नंबर याद करना कितना आसान है। यस और नो? आपका होमवर्क रहेगा, रिवाइज टुडेज लेक्चर प्लीज, रिवाइज टुडेज लेक्चर प्लीज। आज के लेक्चर को जरूर रिवाइज करेंगे, जरूर जरूर करेंगे। आपने पिछले दोनों लेक्चर नहीं किया चलेगा, लेकिन आज के लेक्चर को जरूर करेंगे। मैं पहले कहा था, फिर कहता हूं, यहां से हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। ठीक है क्या? दूसरा होमवर्क रहेगा, जो भी आयोनिक का पेंडिंग वर्क है उसे खत्म करें,
और एटॉमिक में मैंने आपको होमवर्क दिया था, कुछ भी नहीं दिया क्या? तो एटॉमिक का होमवर्क रहेगा आपका बिगिनर बॉक्स 1, बिगिनर बॉक्स 2 दिया था ना? लिख ले एक बार, फिर से लिख ले, फिर भी ना आप कंफ्यूजन रहे ना हम रहे, फिर से लिख ले एक बार। बिगिनर बॉक्स 1, बिगिनर बॉक्स 2, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 आपको करना है अप टू 19, एक्सरसाइज 1 अप टू 19, 19 19 चलेगा? तो ये आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का, चलेगा? इसे भी खत्म करिएगा और पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा एक बात और यार, एक बच्चा मुझसे कहता है मतलब क्लास के बाद का डाउट था, सर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत डिटेल में पढ़े क्या? क्यों पढ़ रहे हैं आप? नीट की तैयारी कर रहे हैं कि रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं? मतलब जितना आपको क्लास में कहा गया, जो जो आपके एग्जाम रिलेवेंट सिलेबस है केवल उन्हें फोकस करें। अब अगर फालतू चीजें पढ़ने में लग गए तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। इज दिस क्लियर? बार बार किया जा रहा है, जो जो आपका सिलेबस है, जो जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे ही फोकस करें, बाकी फालतू चीजों में ध्यान नहीं देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।